हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो है रिलेटेड टू BHU MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि हम BHU MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम के कई पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली 2010 टू 2020 होगा। इसमें हमने ऑलरेडी 2014 टू 2020 डिस्कस कर लिया था और अब हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर्स बचे हैं वो है 2010 टू 2013। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो 2013 का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम दो चीज़ बताएंगे कि सबसे पहला देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है 150, पर हमें पता है कि अब कितने MCQs आते हैं ओनली 120। वैसे BHU MCOM एंट्रेंस से रिलेटेड हमने डिटेल एग्जाम पैटर्न फुल डिटेल अपलोड की हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि उनका बेसिकली पेपर पैटर्न क्या है, किस तरीके से एग्जाम वो कंडक्ट करते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड सो ऑन। तो बेसिकली अब जो एग्जाम होता है उसमें कितने MCQs होते हैं, ओनली 120 MCQs। बट पहले इनका जो पैटर्न था उसमें ये 150 MCQs पूछते थे, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ सिर्फ मेरे को पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है, इसलिए हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2013 का क्वेश्चन पेपर जो BHU की वेबसाइट पर अपलोडेड है वो करेक्ट है, वो MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है। बट जब आप उसकी PDF डाउनलोड करोगे ना तो आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़े ब्लर हैं, तो वहाँ से वो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड मत करना। इस क्वेश्चन पेपर की आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। वहाँ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ब्लर हैं कि वो आपको प्रॉपरली समझ नहीं आएंगे। क्लियर? इसके अलावा हमने BHU MCOM एंट्रेंस 2021 की प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ हम सारे क्लासेस रिलेटेड टू BHU MCOM एंट्रेंस अपडेट कर रहे हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे भी हमने क्लासेस अपलोड की हुई है रिलेटेड टू MCQ सेशन एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे भी हमने डिस्कशन किया है। तो सब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस PDF की कॉपी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप से। उन दोनों की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग 2013 के, ये देखो यहाँ लिखा है ना 2013 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये हम दो पार्ट में डालेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि ओवरऑल 150 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में 75 एंड सेकेंड पार्ट में 75 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखेंगे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज। अब देखो बेसिकली अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इनका जो मेन मैटर होता है वो होता है रिलेटेड टू प्राइस थ्योरी एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बेसिकली इनका सब्जेक्ट मैटर यही होता है कि हम किस तरीके से अपनी प्राइस को डिसाइड करेंगे और किस तरीके से रिसोर्सेज को अलोकेट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, थ्योरी ऑफ प्राइस सेटिंग ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? नेक्स्ट, microeconomics is a study of economic development of a defined group. This is a statement of, इसका करेक्ट आंसर है D, हेंडरसन एंड क्वांट। ये क्वेश्चन लर्न करने वाला है तो साथ ही साथ ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट were using inductive method of analysis, historical method of analysis, deductive method of analysis, inductive and historical method of analysis. बेसिकली अगर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये वो डेटा यूज़ करते थे जो पास्ट डेटा इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता था। ये बेसिकली पास्ट डेटा के बेसिस पे ही आगे का फ्यूचर का एनालिसिस करते थे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड, हिस्टोरिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। नेक्स्ट, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर स्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। Who has written this? ये क्वेश्चन भी लर्न करने वाला है। इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड, कैरन क्रॉस। नेक्स्ट, विच इज नॉट मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? हार्ड लोन पॉलिसी, हाई बैंक रेट पॉलिसी, सॉफ्ट बैंक रेट पॉलिसी और रिएक्शन इन क्वांटिटी ऑफ मनी। अब देखो बेसिकली हमसे क्या बोला है, नॉट मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज प्राइस राइज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेजर नहीं है? तो हार्ड लोन है, हाई बैंक रेट, सॉफ्ट बैंक रेट है। बट रिएक्शन इन क्वांटिटी ऑफ मनी ये किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी हैज लेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? अब लेस बोला है तो बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ED इज लेस देन 1। क्लियर? और हम क्या ले सकते हैं? ED इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब लेस इलास्टिसिटी बोला है तो ये दोनों पॉसिबल है। और ये दोनों किसके केस में होता है? ED इज लेस देन 1 बेसिकली होता है फॉर नेसेसरी आइटम्स एंड ED इज इक्वल टू 0 होता है बेसिकली उन आइटम्स के लिए जिनकी डिमांड कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पे, जैसे सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, मेडिसिन हो गया। क्लियर? तो देख लेते हैं ऑप्शन।
हमारे पास ऑप्शन दिया है कार, हाउस, साइकिल। कार, हाउस, साइकिल, बेसिकली अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों ही कंफर्ट गुड्स हैं। और कंफर्ट गुड्स कब होता है? जब ईडी इज ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर? कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो डिमांड कंपैरेटिवली ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट के केस में ईडी इज इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल इज। सबसे पहली बात तो जब क्रॉस इलास्टिसिटी बोला तो इसका मतलब ही यही है कि दो ऐसे प्रोडक्ट जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है पेट्रोल एंड ऑटोमोबाइल्स। तो सिंपली होता क्या है ना कि अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई तो ऑटोमोबाइल की डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। क्लियर? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड घटेगी और एक की प्राइस घटेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। क्लियर? तो देख लेते हमारे पास ऑप्शन में दिया है नेगेटिव, हाई, जीरो, इन्फिनाइट। करेक्ट आंसर क्या होगा? नेगेटिव, दैट इज इनवर्स रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट, चीफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्शन ऑफ कैपिटल, कमेंसमेंट ऑफ न्यू बिजनेस, बियरिंग रिस्क, कलेक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? कैपिटल को कलेक्ट करना? नहीं। नया बिजनेस स्टार्ट करना? नहीं। रिस्क बियर करना? नहीं। बल्कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर, दैट इज ओनर, इन सब का कलेक्शन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हैज 3 स्टेजेस, 2 स्टेजेस, 5 स्टेजेस और 4 स्टेजेस, बट ऑब्वियस 3 स्टेजेस। और ये 3 स्टेजेस बेसिकली कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो। स्टेज 1 में जो हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या होता है? इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से। स्टेज 2 में टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है बट एट डिमिनिशिंग रेट। एंड स्टेज 3 तक जाते जाते ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट बेसिकली डिक्लाइन करने लगता है। तो यही 3 स्टेजेस होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, 3 स्टेजेस। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट कर्व एक्सप्रेसेस। अब देखो ये जो टोटल प्रोडक्ट का कर्व होता है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मेजर करता है चेंज इन आउटपुट, कि कितना आउटपुट चेंज हुआ है एसोसिएटेड विद द चेंज इन अमाउंट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। क्लियर? कि जब हम अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर रहे हैं, दैट इज लेबर में, तो हमारा आउटपुट कितना चेंज हुआ, इसको मेजर करता है कौन? टोटल प्रोडक्ट कर्व्स। क्लियर? जैसे हमारे ये टोटल प्रोडक्ट कर्व इस तरीके से बनता है ना, ये टोटल प्रोडक्ट कर्व है जिसके बारे में अभी हम ऊपर भी बता रहे थे कि स्टार्टिंग में इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट से और फिर ये फॉल करना स्टार्ट कर देता है, दैट इज डिक्रीज करना। तो बेसिकली टोटल प्रोडक्ट कर्व क्या शो करता है कि अगर हम अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट कितना चेंज होगा। क्लियर? तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि एमपी का मतलब ही क्या होता है? टीपीएन माइनस 1। तो बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्ट क्या शो कर रहा है? यही तो शो कर रहा है ना कि अगर हम लोग वेरिएबल फैक्टर में चेंज करें तो हमारा आउटपुट कितना चेंज हो रहा है, और यही चीज़ रिप्रेजेंट करता है टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कर्व क्या एक्सप्रेस करेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट को, दैट इज 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, when average price of labor is positive but declining, then marginal product of labor could be। अब सबसे पहले तो हम लोग एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का रिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जगह इस पे क्वेश्चन पूछता है। देखो जब तक एवरेज प्रोडक्ट राइज करेगा, दैट इज इंक्रीज करेगा, तब तक मार्जिनल प्रोडक्ट अबव होगा एवरेज प्रोडक्ट के। जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइन करने लगेगा तब मार्जिनल प्रोडक्ट लेस होगा एवरेज प्रोडक्ट के, या हम कह सकते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट बिलो होगा एवरेज प्रोडक्ट के। एंड जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे जाएगा उस केस पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट होगा। क्लियर? ये बेसिकली इन दोनों का रिलेशनशिप है जो कि बहुत जगह आप देखोगे कि पूछता है कि एपी और एमपी में क्या रिलेशन है।
तो देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हेन एपी ऑफ लेबर इज पॉजिटिव बट डिक्लाइनिंग, पॉजिटिव है बट क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन एपी। अगर वो लेस देन एपी है इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट डिक्लाइनिंग। नेक्स्ट, मैल्थस प्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इन द ईयर, इसका करेक्ट आंसर है थर्ड 1798। बेसिकली रॉबर्ट मैल्थस एक फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनको बेसिकली जाना जाता था उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ फिलॉसफीज के लिए, जिसको बेसिकली उन्होंने आउटलाइन किया था 1798 में अपनी बुक में, और उस बुक का नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। बेसिकली उनकी जो बुक थी वो पूरी तरीके से बेस्ड थी किस पे, पॉपुलेशन थ्योरीज पे। क्लियर, तो ये लर्न रखना, तो ये याद कर लेना कि 1798 में बेसिकली उन्होंने ये बुक लिखी थी। नेक्स्ट, when scale of production increases to a certain extent then average cost reduces, remains the same, increases or remains zero। तो बेसिकली देखो जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है एवरेज कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे हमारा आउटपुट डिक्रीज होता है एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट रिड्यूसेस। नेक्स्ट, when demand curve is simple line then elasticity of demand is equal at midpoint। अब देखो इसकी बात कर रहा है कि अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है दैट इज सिंपल लाइन, तो इसका मिड पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, ईडी इज इक्वल टू 1, बिलो होगा ईडी इज लेस देन 1, एंड यहाँ होता है ईडी इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पे ईडी इज ग्रेटर देन 1 एंड इस पॉइंट पे ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। क्लियर, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि मिड पॉइंट पे क्या होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 1 के इक्वल, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, ट्रेडिंग स्टैंड्स फॉर, बेसिकली ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, कोई सामान खरीदना और उसको मार्केट में बेच देना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, बाइंग एंड सेलिंग। नेक्स्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ साइकोलॉजी, साइंस, फिलॉसफी और सोशल साइंस, इसका करेक्ट आंसर होगा 3, फिलॉसफी। बेसिकली मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें तो ये फिलॉसफीज हैं जो कि बिजनेस यूज करते हैं, दैट इज बिजनेसेस इसको यूज करते हैं किसके लिए, टू गाइड देयर मार्केटिंग एफर्ट्स, ताकि वो अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड कर सकें। क्लियर, तो कायदे तो प्रॉपरली हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होगा, फिलॉसफी, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर इज लॉ ऑफ इनकम, प्राइस लेवल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसका करेक्ट आंसर होगा 3, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर, लॉ ऑफ इनकम तो है, प्राइस लेवल भी है, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी है, बट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। नेक्स्ट, द बेसिक एडवांटेज ऑफ इन्वायरमेंट स्टडी इज टू हेल्प लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मैक्सिमम प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और फॉरेन सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। अब देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एडवांटेज क्या होगा इन्वायरमेंटल स्टडी का, अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी इन्वायरमेंट की स्टडी करें तो नो डाउट हमें फॉरेन सोशो इकोनॉमिक हर में क्या चेंज होने वाला है उसके बारे में पहले से एक आइडिया लग जाएगा। क्लियर, कि मार्केट में क्या चीज़ नई आने वाली है, क्या सोसाइटी को चाहिए, क्या फॉरेन चेंजेस होने वाले हैं, उन सब की हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडी करें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक ऑफ अ बिजनेस। अब माइक्रो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडिविजुअल को, तो इसमें हमसे पूछा है कि बेसिकली इसमें माइक्रो फैक्टर कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट माइक्रो फैक्टर थोड़ी है, वो तो ओवरऑल एग्रीगेट की बात करता है। बट अगर सप्लायर, कंपटीशन, कंज्यूमर इन सब की बात करें तो ये सब क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पे मैक्रो इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस है, ये बेसिकली माइक्रो नहीं है, ये मैक्रो है। क्लियर, तो फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ये तीनों बेसिकली किसका पार्ट होता है, मैक्रो का। बट अगर मीडिया की बात करें, किसकी हम बात करें, पर्टिकुलरली मीडिया की, तो मीडिया क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कस्टमर आता है, सप्लायर आता है, कॉम्पिटिटर आता है, एम्प्लॉयज़ आएगा,
शेयर होल्डर्स आते हैं और मीडिया आता है। ये सब किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो माइक्रो इन्वायरमेंट वो फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी को, डिसीजन मेकिंग को एंड परफॉर्मेंस को। क्लियर? बिजनेस स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस, इन तीनों को जो अफेक्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो इन्वायरमेंट। तो मीडिया किसको अफेक्ट करेगा? आपके बिजनेस को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। और ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, ये माइक्रो इन्वायरमेंट नहीं मैक्रो इन्वायरमेंट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें से कौन सा मैक्रो इन्वायरमेंट नहीं है? करेक्ट आंसर होगा 4 मीडिया, क्योंकि ये माइक्रो इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट, कैपिटलिज्म डज नॉट इंक्लूड। अब देखो अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें तो ये एक ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किससे रिलेट करते हैं? पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। जैसे फिर केस मान लो हम हैं, मेरे पास अपनी लैंड है, तो हम उस पे अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करके अपनी तरफ से लेबर्स को अपॉइंट करेंगे, अपना पैसा हमने लगाया, दैट इज कैपिटल भी मेरा है। ओनर कौन है? हम खुद हैं। तो उस केस में हम वो प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे जो पब्लिक हमसे खरीदने को तैयार है। दैट इज़ यहाँ पे कंज्यूमर सोवरेनिटी होती है कि कंज्यूमर जो बोलेगा वो हम बना करके बेचेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्लियर? तो कह रहा है डज नॉट इंक्लूड। देखो प्राइवेट ओनरशिप तो होती है और प्राइस टूल भी होता है कि जहाँ से ज़्यादा पैसा मिलता है वहीं पे वही प्रोडक्ट हम बना करके बेचने को तैयार होते हैं। बट सेंट्रल प्लानिंग नहीं होती। सेंट्रल प्लानिंग बेसिकली कहाँ होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी बेसिकली नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड भी है, थर्ड भी है। ये दोनों ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट नहीं होते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 and 3 बोथ। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट फाइंड इन सोशलिज्म। यहाँ पे क्वेश्चन प्लीज करेक्ट कर लेना। यह है व्हाट फाइंड इन सोशलिज्म। बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें और सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। क्योंकि देखो बेसिकली यहाँ होता क्या है ना कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो सब किससे बिलोंग करते हैं? गवर्नमेंट से। और क्योंकि वो सारे के सारे गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं तो गवर्नमेंट हमेशा किसके लिए काम करती है? पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए जब वो काम करेगी तो वो क्या करेगी? सोसाइटी वेलफेयर या सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगी। क्लियर? अब इसमें क्वेश्चन में यही पूछना चाहता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का इसमें से क्या पार्ट है? प्राइस टूल नहीं है, क्योंकि प्राइस टूल बेसिकली पार्ट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम जो बेस रखते हैं वो रखते हैं प्राइस को, कि जहाँ से ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहाँ वो हम प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे। इनकम इनइक्वालिटी ये भी होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम कंज्यूमर सोवरेनिटी रखते हैं। जो कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है हम उसी के लिए बना करके बेचते हैं। प्राइवेट ओनरशिप ऑन रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, तो प्राइवेट ओनरशिप कहाँ होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। बट सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग, कंप्लीट प्लानिंग होती है यहाँ पे कि हम कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, कैसे गुड्स बनाएं, सो दैट हम सोसाइटी को सर्व कर पाएँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 इकोनॉमिक प्लानिंग। और प्लीज़ क्वेश्चन करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों मिलकर के काम करती हैं। तो नो डाउट दोनों के फीचर्स भी होंगे, दोनों के डिसएडवांटेजेस भी साथ में होंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग तो होगी क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी है। और इकोनॉमिक प्लानिंग किसका पार्ट था? सोशलिस्ट इकोनॉमी का। क्लियर? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी होगी, रीजन भी क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी होता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट ही है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। प्राइस कंट्रोल नो डाउट होगा, क्योंकि अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी मिलकर के काम कर रहे होंगे। तो अगर हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बना करके बेचने को रेडी हैं जिस पे हमें ज़्यादा प्राइस मिलेगा, जहाँ से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, बट स्टिल क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो प्राइस कंट्रोल भी होगा। और प्राइस कंट्रोल किसका पार्ट है? सोशलिस्ट इकोनॉमी का। बट एक्सप्लॉयटेशन किसी भी इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट और ना ही सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट है। तो नो डाउट वो मिक्स्ड इकोनॉमी का भी फीचर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट, WTO अग्रीमेंट कवर्स मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेप्ट। अब देखो अगर WTO अग्रीमेंट की बात करें तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट्स है जो कि बेसिकली क्रिएट करता है इंटरनेशनल ट्रेड लीगल फ्रेमवर्क, जो कि बेसिकली क्रिएट करता है इंटरनेशनल ट्रेड लीगल फ्रेमवर्क फॉर 164 इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में ओवरऑल 164 इकोनॉमीज के लिए किस तरीके से ट्रेड लीगल फ्रेमवर्क बनेगा, दैट इज जब ट्रेडिंग होगी, परचेज सेल उनके बीच में, तो उस टाइम पे किस तरीके से लीगल फ्रेमवर्क काम करेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट्स में। अब अगर इन अग्रीमेंट्स की बात करें तो इनमें गुड्स को कवर किया गया है,
सर्विसेज को कवर किया गया है, अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको भी कवर किया गया है, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे वो बताए गए हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है, एंड अदर इश्यूज दैट इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब जहाँ जिस भी फॉर्म में ट्रेडिंग हो सकती है, परचेज सेल हो सकता है, उन सब पे किस तरीके से लीगल फ्रेमवर्क काम करेगा उसके बारे में बताया है। क्योंकि सिंपली देखो होता क्या है कि विद इन कंट्री जब आप परचेज सेल करते हो तो उसके लिए लॉ बना हुआ है, बट जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में परचेज सेल करते हो तो उसके लिए भी लॉ बनना ज़रूरी था। तो उस लॉ के लिए क्या बना है, WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट। तो ट्रेड इन गुड्स तो है, ट्रेड इन सर्विसेज भी है, नॉन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी है, जैसे अभी हमने बताया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट एंड सो ऑन। बट क्या डिस्ट्रक्ट सेटलमेंट है? नहीं, इस सेटलमेंट के बारे में कहीं पे भी इस अग्रीमेंट में नहीं बताया गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, डिस्ट्रक्ट सेटलमेंट। बेसिकली इसमें किसी भी तरह के सेटलमेंट के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया, तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, अग्रीमेंट, एग्रीकल्चर अग्रीमेंट ऑफ WTO डज नॉट कवर, सब्सिडीज कवर करता है, कोटा रिस्ट्रिक्शन भी कवर करता है, एसेस टू फॉरेन एग्री प्रोड्यूसिंग भी कवर करता है, बट प्राइसेस को कवर नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, प्राइसेस। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सिकनेस मीन्स, अब देखो बेसिकली अगर इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल सिकनेस का मतलब होता है कि जब किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपका जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, मतलब जो इकट्ठा किया हुआ लॉसेस है, वो आपके नेटवर्थ से भी ज़्यादा हो। वो किससे ज़्यादा हो? आपके नेटवर्थ से भी ज़्यादा हो। क्लियर? उसके अलावा आपको कैश लॉसेस भी सफ़र करना पड़ा हो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, एंड उसके अलावा आपको कैश लॉसेस भी सफ़र करना पड़ा हो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एंड उसके इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो बेसिकली हमने क्या बोला कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक्यूमुलेटेड लॉसेस, आपका दैट इज इकट्ठा किया हुआ लॉसेस ग्रेटर है नेटवर्थ से, साथ ही साथ आपको कैश लॉस भी सफ़र करना पड़ा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एंड उसके इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस। तो हमारे पास ऑप्शन दिया, वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन लॉस, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू सप्लायर, डिफॉल्ट इन वेज पेमेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इरोजन ऑफ रिजर्व एंड कैपिटल, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट इज एप्लीकेबल टू, अब देखते हैं किस पे एप्लीकेबल है। तो बेसिकली देखो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज की बात कर रहे हैं तो ये उन कंपनीज पे एप्लीकेबल है जो सिक होंगी। क्लियर? तो क्या ऑल कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा? नहीं। ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज नहीं। अगर आप वेजेस की पेमेंट में डिफॉल्ट कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आपने वेजेस की पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो आप नेक्स्ट ईयर उसको कवर अप कर सकते हो। बट अगर आपने सप्लायर्स के ड्यूज की पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो उस केस में आप पे एप्लीकेबल होगा सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, द डिसीजन ऑफ द BIFR आर एट द फर्स्ट स्टेज कैन बी अपील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। BIFR के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बेसिकली इसका फुल फॉर्म ही क्या है? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो जो फर्स्ट स्टेज पे आप अपील कर सकते हो वो है एपलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 4। नेक्स्ट, फेरा वॉज पास्ड इन द ईयर, फेरा का बेसिकली फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और ये पास हुआ था 1973 में। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट 1973। बेसिकली जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था वो इसके लिए आया था कि हम एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन रख सकें ऑन सर्टेन काइंड्स ऑफ पेमेंट्स, द डीलिंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज and securities and the transactions which had an indirect impact on the foreign exchange and the import and export of currency। तो बेसिकली जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व था, जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी इन्वॉल्व थी, उस पर एक चेक रखने के लिए, एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के लिए फेरा को पास किया गया इन 1973। बाद में फेरा रिप्लेस्ड हो गया फेमा से, और फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा बेसिकली रिप्लेस्ड हुआ या रिपील्ड हुआ इन 1998, और 1998 में फेरा की जगह फेमा आ गया। क्लियर? बट दोनों का ही बेसिकली काम क्या था? फेरा हो या फेमा हो, दोनों का ही बेसिकली जो काम था, मेन मोटिव था, वो ये था कि फॉरेन एक्सचेंज जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है, फॉरेन करेंसी जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है, उस पर हम एक स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर सकें। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 1973। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास जो मेजर एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के,
वो है टोटल 7। और ये 7 मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ये भी लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट है सेंडर, देन नेक्स्ट है आइडियाज, देन नेक्स्ट इज इनकोडिंग, नेक्स्ट communication channel, fifth one is receiver, sixth one is decoding and last is feedback। तो ये ओवरऑल हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन में सिर्फ इनकोडिंग दिया है और बाकी कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 3 इनकोडिंग। नेक्स्ट, one of the method of budget formulation is approximation, effective, affordable और solo। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड अफोर्डेबल। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट फॉर्मुलेशन के लिए हमारे पास 15 मेथड्स हैं। जो उनका नेम एंड डिटेल स्टडी है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बट हम यहाँ पे एक पॉइंट पे ही डिस्कशन करेंगे कि जो एक हमारे पास मेथड है बजट फॉर्मुलेशन का वो है अफोर्डेबल मेथड। एंड अफोर्डेबल मेथड एक बहुत सिंपल मेथड है बजट एलोकेशन का, तो उसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड अफोर्डेबल। नेक्स्ट, द पर्सन हु कंट्रोल्स इंफॉर्मेशन फ्लो इज डोरकीपर, प्यून, गेटकीपर और एडमिनिस्ट्रेटर। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 प्यून। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है तो सबसे पहला कह रहा है क्रिएशन ऑफ लॉ। इसके लिए ऑलरेडी एक लॉ है कंपनीज एक्ट 2013। सेपरेट एग्जिस्टेंस, अगर कंपनी बनी तो नो डाउट उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसको एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है फ्रॉम इट्स ओनर। वॉलंटरी एसोसिएशन, अब देखो वॉलंटरी एसोसिएशन भी कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। बेसिकली वॉलंटरी एसोसिएशन क्या है कि जो कंपनी बनाई जाती है वो वॉलंटरी एसोसिएशन है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। कभी भी कोई एक पर्सन अगर चाहे तो वो कंपनी नहीं बना सकता। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 लोग और प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 लोग मिल करके कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन है जो अपनी मर्जी से लोग बनाते हैं। क्लियर? तो ये 3 तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट डायरेक्ट मोटिवेशन कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। क्लियर? इन तीनों के अलावा जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनकॉर्पोरेशन की कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी माना जाता है। एक है इसका आर्टिफिशियल पर्सन कि इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है इन द आइज ऑफ लॉ वो कैसे होती है एज आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि बेसिकली हर कंपनी एग्जिस्ट करती है इन द आइज ऑफ लॉ। क्यों एग्जिस्ट करती है? रीजन बीइंग इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो ये एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट की जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है परपीचुअल एग्जिस्टेंस। अब परपीचुअल एग्जिस्टेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन आए कोई भी पर्सन जाए, दैट इज किसी भी मेंबर की डेथ हो, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, पर क्या कंपनी बंद होगी? नहीं। कंपनी किसी भी मेंबर के रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंट होने से या इनसेन होने से बंद नहीं होने वाली। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉमन सील। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कंपनी को अपना एक सिग्नेचर मिलता है जिसको हम लोग कॉमन सील कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक और है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो देखो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में पब्लिक कंपनी को तो फ्रीली ये परमिशन है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो वहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं शेयर्स ट्रांसफ़र करने में। एक है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी बेसिकली क्या है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है पर कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। क्लियर? तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कंपनी की, बट कहीं पे भी डायरेक्ट मोटिवेशन पार्ट नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। नेक्स्ट, लिमिटेड कैपिटल इज अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप, कॉर्पोरेटिव, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और सोल प्रोप्राइटरशिप। इसका करेक्ट आंसर है 3 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल बोला है तो लिमिटेड कैपिटल कहाँ होगा? जहाँ पे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। नेक्स्ट, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 1956। आप देखो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो 1956 का नहीं पूछ करके 2013 पूछेगा। तो हम भी जो लिमिट बता रहे हैं वो एज पर 2013 बता रहे हैं, ना कि 1956। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 2013 का है, इसीलिए यहाँ पे कंपनीज एक्ट 1956 पे क्वेश्चन पूछा है। क्लियर?
तो अब देखो जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में मेंशन किया है सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें ये रिक्वायरमेंट है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं प्राइवेट कंपनी के केस में वो कितने होने चाहिए, 2। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 2। क्लियर। हमने बताया कि सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी की लिमिट है वो है 2 और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी की जो लिमिट है वो है 3। तो ये चीज भी याद रखना। एंड नो डाउट अगर 1 पर्सन कंपनी है तो कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कम से कम होंगे, 1। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, 2। नेक्स्ट, कंपनी फॉर्म्ड विथ ओनली 2 मेंबर्स इज अ। अगर कंपनी एक फॉर्म हो रही है जहां कम से कम कितने लोग हैं, 2 लोग, तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। अगर पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए थे, 7। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ पब्लिक कंपनी इज, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, 7। इस पे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और स्टाफिंग। पहला फंक्शन क्या था, प्लानिंग। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा प्लानिंग, बट हम बाकी भी बता देते हैं। फर्स्ट प्लानिंग है, देन सेकेंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग एंड लास्ट है हमारा कंट्रोलिंग। क्लियर। तो ये सीक्वेंस में लर्न भी कर लेना, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि अगली बार क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट फंक्शन ही पूछे, बट ये हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का सीक्वेंस है कि फर्स्ट है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम इज एन एलिमेंट ऑफ। प्रोग्राम बेसिकली किसका पार्ट है, प्लानिंग का। तो करेक्ट आंसर होगा 3, प्लानिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले स्टेप की बात कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव, एनालाइजिंग प्रॉब्लम और सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव। सबसे पहले तो हमें ये समझना होता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, फिर उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्लान्स और ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करते हैं। फिर हर एक ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी सिचुएशन के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा होगा, और लास्टली हम उस ऑल्टरनेटिव में से, उन ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं जो कि बेसिकली हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एनालाइजिंग प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो प्रॉब्लम को एनालाइज करना ही होता है। क्लियर। नेक्स्ट, सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटी, लाइन, प्रोजेक्ट, लाइन एंड स्टाफ। इसका करेक्ट आंसर होगा 2, लाइन। बेसिकली लाइन ऑर्गेनाइजेशन सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन का, एंड ओल्डेस्ट के साथ साथ ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है। बहुत ही सिंपल होता है इसको समझना एंड ऑपरेट करना। क्लियर। जो भी लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं उनका बस बेसिक मोटिव यही होता है कि सीधे सीधे तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव करो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, लाइन। नेक्स्ट, ट्रेनिंग कम्स अंडर स्टाफिंग फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, प्लानिंग फंक्शन और कंट्रोलिंग फंक्शन। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, स्टाफिंग फंक्शन, क्योंकि बेसिकली जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है वो कहाँ की जाती है, स्टाफिंग फंक्शन में। नेक्स्ट, ऑडिट इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग और कम्युनिकेटिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोलिंग, क्योंकि बेसिकली ऑडिट करना मतलब क्या, जब आप ऑफिशियल इंस्पेक्शन करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स का। क्लियर। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स का ऑफिशियल इंस्पेक्शन करते हैं तो उसको हम ऑडिट कहते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया, कंट्रोलिंग का पार्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, हियरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय मैस्लो। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, मैस्लो। नेक्स्ट,
एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज, देखो कंसिडरेशन मतलब होता है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में जब हम बात करते हैं समथिंग इन रिटर्न की, कि अगर ए ने बी से कहा कि हम आपके लिए बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो बदले में बी भी उसको 25 लाख रुपए का अमाउंट पे करे। क्लियर? तो अगर कोई अग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के है तो ऐसे अग्रीमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं होती और ऐसे अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? वॉइड, क्योंकि ए तो बी के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है पर क्या बी ए के लिए कुछ कर रहा है? नहीं। बट इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में कई सारे पॉइंट्स हैं जो एज पर सेक्शन 25 दिए हैं, बट यहाँ बात एक्सेप्शन की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है इन जनरल कि अगर अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या उसकी कोई वैलिडिटी होगी? नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा 4, वॉइड। नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ, अब देखो अगर इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बेसिकली डिपेंड करता है एक ऐसे इवेंट पे हुज अकरेंस इज कंटिंजेंट। नेक्स्ट, इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड इज, देखो पार्टनरशिप में बेसिकली रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है। अगर आपका मन है तो कराओ, नहीं मन है तो मत कराओ, बट पार्टनरशिप डीड का होना मैंडेटरी है, दैट इज कंपल्सरी। बेसिकली पार्टनरशिप डीड में आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करते हो रिलेटेड टू योर पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर वारंट, प्रोमिसरी नोट और शेयर सर्टिफिकेट। इसका करेक्ट आंसर बट ऑब्वियस क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली अगर देखा जाए तो चेक एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्योंकि इसको भी हम लोग किस लिए यूज करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग पेमेंट टू एनी अदर पर्सन। और अगर आपने किसी को चेक इशू किया है तो नो डाउट चेक एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जहां पे आप उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हो। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ कंपनी। अभी देखो ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, अब हम यहाँ फीचर बता रहे हैं। आर्टिफिशियल पर्सन उसका साइलेंट फीचर है, सेपरेट एंटिटी है, परपेचुअल सेसेशन, ये 3 तो है, क्योंकि जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो उनको एक सेपरेट एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, एज आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट किया जाता है और किसी के आने या जाने से कभी भी कंपनी बंद नहीं होती। बट क्या लिमिटेड लायबिलिटी उसका एसेंशियल फीचर है? नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी उसका एसेंशियल फीचर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट, which of the following is not included in the subject matter of economics? कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और मार्केटिंग। बट ऑब्वियस मार्केटिंग, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स में हम बात करें कंजम्पशन की बात होती है, प्रोडक्शन की होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की होती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बना रहे हो वो कैसे प्रोड्यूस करोगे, उसका कैसे कंजम्पशन होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पर मार्केटिंग की बात कहीं नहीं होती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, मार्केटिंग। नेक्स्ट, इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स मार्केट प्राइस मीन्स, अब देखो मार्केट प्राइस का मतलब होता है करंट प्राइस जिसपे असेट और सर्विस खरीदी या बेची जा सकती है। फिर से बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमिक्स में करंट प्राइस का मतलब होता है करंट प्राइस, जो आज की प्राइस है जिसपे असेट्स एंड सर्विसेज खरीदे या बेचे जा सकते हैं। क्लियर? और बेसिकली ये मार्केट प्राइस किसकी हेल्प से डिटरमाइन की जाती है? डिटरमाइन की जाती है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। क्लियर? तो देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इट इज अ शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम प्राइस, वेरी शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम प्राइस, लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम प्राइस और वेरी लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्योंकि मार्केट प्राइस डिपेंड करती है फोर्सेस पे ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, एंड सप्लाई एंड डिमांड बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2, वेरी शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम प्राइस। नेक्स्ट, alternative cost is also called अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट। ऑल्टरनेटिव मतलब अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी किसको रिप्रेजेंट करता है कि लेट्स से ए को 2 ऑफर मिला, एक जॉब का मिला है और दूसरा ए सोच रहा है कि वो अपना बिजनेस रन करे जिससे उसको 50,000 पर मंथ रिटर्न आएगा, और जॉब उसको 40,000 की मिली, तो वो बेसिकली क्या चूज करेगा? जिससे उसको ज़्यादा फायदा हो रहा है, दैट इज उसको अपना बिजनेस करके कितने का फायदा हो रहा है? 50,000 का, बट इस 50,000 के लिए उसने अपनी जॉब छोड़ दी। क्लियर? तो जॉब उसके पास क्या था? ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस था ना, ऑल्टरनेट ऑप्शन था, इसीलिए हमने बोला कि ऑल्टरनेटिव कॉस्ट को हम और क्या बोलेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
नेक्स्ट, हु हैज प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसका करेक्ट आंसर है रैगनर फ्रिश्क। ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट, होमोजेनिटी फूड्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये तो सिंपल है। होमोजेनिटी प्रोडक्ट की बात करें तो नो डाउट हम किसकी बात करेंगे? परफेक्ट कंपटीशन की। और हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। क्लियर? एंड मोनोपोली में तो सिर्फ एक ही तरह का प्रोडक्ट होता है, बट देखो इम्परफेक्ट कंपटीशन में दो चीज आती है, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो होमोजीनिटी की अगर बात करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन, एंड हेट्रोजीनियस की बात करते तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसका करेक्ट आंसर होता। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल? अब देखो कैपिटल बेसिकली क्या है? जहां से आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, तो इनकम यील्डिंग तो होगा, रिजल्ट ऑफ सेविंग भी होगा, रिजल्ट ऑफ लेबर भी होगा, बट क्या लैक ऑफ मोबिलिटी होगा? नहीं। अब अगर कैपिटल है तो हम उसको बहुत ही फ्रीली कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। क्लियर? तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा 4, लैक ऑफ मोबिलिटी, क्योंकि अब वो बहुत ही ईजिली मोबाइल होता है, आप उसको कहीं भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट इंक्लूड। अब देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आता है? लैंड आता है, लेबर आता है, कैपिटल आता है और एंटरप्रेन्योरशिप आता है। बट क्या मार्केट आता है? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3, मार्केट। और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को ही हमने क्या माना है? एंटरप्रेन्योर और ओनर। नेक्स्ट, द फंडामेंटल बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ असेट्स इज इनकम, सेविंग, कैपिटल, एक्सपेंडिचर। अब देखो असेट से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है वो क्या मिलता है कि विद द हेल्प ऑफ असेट हम प्रोडक्शन कर पाते हैं, और इस प्रोडक्शन की वजह से ही हम इनकम जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे, तभी तो उसको आप मार्केट में सेल करोगे। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, इनकम। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम रिफर्स टू। अब अगर पर कैपिटा की बात करें तो सीधे सीधे इसका फॉर्मूला है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर तो देखो होगा 3, क्योंकि बेसिकली पर कैपिटा इनकम, या हम कह सकते हैं कि हम इसको एवरेज इनकम भी कहते हैं, और ये मेजर करता है एवरेज इनकम पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। क्लियर? कि कितनी एवरेज इनकम हुई है पर पर्सन इन अ गिवन एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, और वो एरिया सिटी हो सकता है, रीजन हो सकता है, कंट्री हो सकता है, इन अ स्पेसिफाइड ईयर। तो एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर एरिया में जो जितने भी लोग रह रहे हैं उनकी एवरेज इनकम क्या है, यही होता है पर कैपिटा इनकम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एविल ऑफ मनी? एविल मतलब क्या हुआ? दुश्मन। फैसिलिटेटिंग ट्रेड, मेकिंग फ्यूचर ट्रांजेक्शंस, प्रमोटिंग नेशनल यूनिट, बट इनकरेजिंग ओवर प्रोडक्शन। अगर ओवर प्रोडक्शन होगा तो उससे होगा क्या कि जब आपने ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया तो उसकी डिमांड तो उतनी ज़्यादा मार्केट में होगी नहीं, और क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो मार्केट में सेल भी नहीं होगी। तो इसका मतलब आपने ओवर प्रोडक्शन किया, तो आपने वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया, बट आपको क्या वहाँ से रिटर्न मिलेगा? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड, इनकरेजिंग ओवर प्रोडक्शन। कि अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दोगे, जितनी डिमांड है मार्केट में उससे ज़्यादा अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप पैसे का वेस्टेज कर रहे हो। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? अब देखो अगर फंक्शंस ऑफ मनी की बात करें ना, तो 3 फंक्शन हमारे पास होता है। पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन, और तीसरा है कंटिंजेंट फंक्शन। क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए हम यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहे हैं कि प्राइमरी फंक्शन में 2 फंक्शन होता है। एक तो होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि इसको हम दे करके कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं, और दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, कि इसके बेसिस पे हम हर चीज़ की वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन में 3 है। एक है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, कि अगर हमें फ्यूचर के लिए भी पेमेंट करना है ना, तो उसके लिए भी हम मनी का यूज कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड लास्ट होता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। क्लियर? तो ये 3 कौन सा फंक्शन है? सेकेंडरी फंक्शन। एंड कंटिंजेंट फंक्शन की बात करें तो कंटिंजेंट फंक्शन में पहला है बेसिस ऑफ क्रेडिट, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, तीसरा है जनरल फॉर्म ऑफ कैपिटल, एंड लास्ट है मैक्सिमम बेनिफिट। ये 4 पॉइंट्स किससे रिलेटेड है? कंटिंजेंट फंक्शन से। क्लियर?
अब ये क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी प्राइमरी फंक्शन पूछता है, कभी सेकेंडरी फंक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू यही दोनों क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। क्लियर? नेक्स्ट, द मनी विच इज इन सर्कुलेशन and perfectly liquid is termed as actual money, commodity money, near money और optional money। ये many नहीं है, money है। तो बेसिकली कौन सा ऐसा मनी है जो सर्कुलेशन में भी है इस टाइम में और परफेक्टली लिक्विड भी है? एक्चुअल मनी। करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, एक्चुअल मनी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ अ साउंड मॉनेटरी सिस्टम? Simplicity, elasticity, non-convertibility और economy. What is the relationship between value of money and given price level? देखो, सिंपली वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है, वैल्यू ऑफ मनी ये रिप्रेजेंट करता है कि जो मनी है उससे हम उसकी एक यूनिट से हम कितना गुड्स खरीद सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट ऑफ मनी से हम कितना बाई कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ मनी। मतलब मनी की वैल्यू, कि अगर आपके पास 1 रुपये है तो 1 रुपये से आप कितना प्रोडक्ट और कितना गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हो। क्लियर? अगर हम प्राइस लेवल की बात करें तो प्राइस लेवल ये रिप्रेजेंट करता है कि क्या एवरेज प्राइजेज है ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इकोनॉमी में, उनकी एक एवरेज प्राइस को डिनोट करता है प्राइस लेवल। क्लियर? तो जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ेगा, नो डाउट क्या होगा? पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज महंगे होंगे। तो आपके पास जो 1 रुपये है, दैट इज़ 1 यूनिट है मनी की, उससे आप कम से कम परचेज कर पाओगे। क्लियर? हमने क्या चीज़ बोली कि सिंपली अगर प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या कि जो आपका एक इंडिविजुअल यूनिट है गुड्स का, वो महंगा हो रहा है। और आपके पास लेट से 1 रुपीज़ है, तो आप 1 रुपीज़ में इसकी कम से कम यूनिट्स परचेज कर पाओगे। तो अगर प्राइस लेवल इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होगी, प्राइस लेवल डिक्रीज होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीद पाओगे, तो आपकी वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी, कि आपके पास जो 1 रुपये है उससे आप ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर पाओगे, किसकी? एक पर्टिकुलर गुड्स की। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है? इनवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 इनवर्स। नेक्स्ट, डिफ्लेशन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर। अब देखो, अगर डिफ्लेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? फॉल इन प्राइस। अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो नो डाउट जो भी रिटर्न मिल रहा है, चाहे सैलरीड एम्प्लॉय की बात करो, जो इनको सैलरी मिल रही है, जो कंज्यूमर्स को रिटर्न मिल रहा है, जो लेबर्स को वेजेस मिल रहा है, सब कुछ क्या होगा? लोअर हो जाएगा। रीजन बीइंग प्राइस फॉल हो गई। रेवेन्यू जो अर्न कर रही है फर्म, वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो उस केस में जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे? डेटर्स को प्रॉपर पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको हर जगह से जो रिटर्न है वो कम मिल रहा है। क्लियर? तो जब आपको रिटर्न कम मिल रहा है तो क्या आप टाइमली पेमेंट कर पाओगे? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डेटर्स। कि डेटर्स के लिए डिफ्लेशन का सबसे ज़्यादा लॉस होता है। बेसिकली डिफ्लेशन बेनिफिशियल नहीं होता डेटर्स के लिए, क्योंकि जो डेटर से डेट लिया गया है, उधार लिया गया है, उसको रीपे करना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, डिफ्लेशन के पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत टफ हो जाता है क्रेडिटर्स के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लायबिलिटी फॉर्म ऑफ फॉर अ फर्म? लोन्स, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, डिपॉजिट। अगर लास्ट का 3 देखें तो बेसिकली ये असेट है और लोन क्या है? लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, लोन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, ये कमर्शियल बैंक का काम है। क्रिएशन ऑफ कैपिटल भी कमर्शियल बैंक का काम है। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स भी, इनका काम क्या है? एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती हैं एंड मैनेज करती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टार्टेड इज फंक्शनिंग इन द ईयर। अब देखो, अगर IMF की बात करें तो ये एग्जिस्टेंस में आया था 27 दिसंबर 1945, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ओवरऑल 29 कंट्रीज इसका पार्ट बनी थी। फिर 1946 के एंड तक इसमें ओवरऑल 39 मेंबर्स हो गए थे, एंड इसने जो फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट की थी वो डेट थी 1 मार्च 1947। 1947 में बेसिकली IMF ने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस स्टार्ट किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 1947, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे फंक्शनिंग का ईयर पूछ रहा था, ना कि एग्जिस्टेंस का। अगर एग्जिस्टेंस का पूछता तो कौन सा ईयर होता? 1945। क्लियर? और एक और बात यहाँ पे याद रखना कि 8 मई को
फ्रांस पहला कंट्री बना था जिसने IMF से, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोरो किया था, लोन लिया था। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इज एफिलिएटेड टू, बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन दैट इज IFC, ये एक मेंबर है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में। क्लियर। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1956। ये 3 पॉइंट रिलेवेंट थे कि IMF बेसिकली एफिलेटेड है या मेंबर है वर्ल्ड बैंक का, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और इसकी एग्जिस्टेंस, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1956 में। तो करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वॉज सेटअप इन द ईयर, IDA की अगर बात करें तो इसका सेटअप हुआ था 24 सितंबर 1960। तो करेक्ट आंसर होगा 4, 1960। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू डिविजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिफाइड डिविजन ऑफ वर्क। सिंपली क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी के बेसिस पे वर्क डिवीजन की बात करें तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिफाइड डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट है उसी के अकॉर्डिंग उसमें काम बटेगा। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट? ये लर्न कर लेना, इसका करेक्ट आंसर है 3, हेनरी फ्योल। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? इसका करेक्ट आंसर है FW टेलर, दैट इज 4। नेक्स्ट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, नो डाउट जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत डायनामिक होते हैं कि उनको जैसे आप चाहो वैसे आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्टेड फ्रॉम 1991। तो करेक्ट आंसर होगा 4।